नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और साथियों आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति का कंप्लीट चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो मैंने पहले भी आपको करवाया है। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है पॉलिटी की, ठीक है, वो हमारी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज अभी चल रही है। ठीक है, और उसका लेसन नंबर 17 जो था हमारा वो राष्ट्रपति कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो उसमें हमने पीडीएफ फॉर्म में इस लेसन को डिस्कस किया था। आज हम चर्चा करेंगे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, इसमें आप देखना एक तो कि नोट्स अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएं उसकी हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पूरा राष्ट्रपति का जो चैप्टर होगा ना, वो पूरा राष्ट्रपति का चैप्टर आज हम पूरा इसके माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें आपको एक चीज़ ये समझ में आएगी कि अगर हमें किसी भी टॉपिक का अगर हमें नोट्स बनाना हो तो किस प्रकार से हम नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स मित्रों ऐसे बनने चाहिए कि हाँ पढ़ने में उसको मज़ा भी आए, साथ ही पढ़े हम तो उसमें हमें बोरिंग महसूस ना हो। ठीक है, और नोट्स ऐसे हों कि शॉर्ट फॉर्म में वो बन जाए, तुरंत ही हम अगर इसको रिवाइज करें तो रिवीजन भी हमारा तुरंत तरीके से जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो उन सभी की आज हम इसमें चर्चा करते चलेंगे। साथ ही पूरा चैप्टर आज हम राष्ट्रपति का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो साथियों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से मेरे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना था। ठीक है, साथ ही घंटी का जो बटन है ना उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो मित्रों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों उसको शेयर करना है। ठीक है, तो चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। देखो राष्ट्रपति का कंप्लीट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। पहली बात देखो, राष्ट्रपति इंडिया में आर्टिकल 52 संविधान का जो अनुच्छेद 52 है। देखो पहली बात, संघ की कार्यपालिका जो है ना, संघ की कार्यपालिका यानी संघ की जो एग्जीक्यूटिव होती है, संघ की कार्यपालिका जो होती है ना, उसमें हम राष्ट्रपति को भी गिनते हैं। और राष्ट्रपति का संघ की कार्यपालिका जो है उसका जो हमने संविधान में जो प्रोविजन किया है ना, वो किया है संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 में। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 में हमने संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया है। और संघ की कार्यपालिका में मित्रों एक तो हम गिनते हैं राष्ट्रपति को, एक गिनते हैं उपराष्ट्रपति को, एक गिनते हैं पीएम को, और एक हमारी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, और एक हमारा जो होता है महान्यायवादी, जिसका कि हमने संविधान के अनुच्छेद 76 में प्रोविजन किया हुआ है। क्लियर? तो इन सभी का हमने जो प्रोविजन किया है ना, वो किया है हमारे संविधान की जो संघ की कार्यपालिका है 52 से लेकर के 78 में हमने इनका प्रावधान किया है। और उसी में संघ की कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति को शामिल किया है। तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर? तो कहीं भी एग्जाम में आ जाए क्या कि संविधान की कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। आर्टिकल 52 में हमने राष्ट्रपति का वर्णन किया हुआ है। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं मित्रों कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो, हाल ही में हमारे इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ। ठीक है, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो थी वो राष्ट्रपति चुन करके आई। तो उस प्रोसेस को भी आज हम समझ लेंगे कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव हमारे इंडिया में अभी भी हुआ और चुनाव अगर हमें इंडिया में अगर करवाना हो राष्ट्रपति का, तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन उसमें भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिख रखा है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या मतलब है इसका कहने का मतलब यह है कि एक तो हमारी लोकसभा और एक हमारी राज्यसभा, इन दोनों के जो चुने हुए सदस्य हैं ना, कौन? केवल और केवल चुने हुए, मनोनीत सदस्य नहीं, केवल और केवल चुने हुए सदस्य इसमें शामिल कर होंगे। साथ ही विधानसभा के चुने हुए सदस्य, यानी इंडिया में जितने भी स्टेट हैं और जितने भी स्टेट में जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन सभी विधानसभाओं के जो चुने हुए सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। क्लियर? और तीसरा इसमें भाग लेगा दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा है। आपको पता होगा दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश मित्रों ऐसे हैं जहां पे हमने विधानसभा का प्रावधान किया हुआ है। क्लियर? तो ये तीनों जो है यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं, वो भी मित्रों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? केवल और केवल ये 3 जो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, यही लोग इसमें भाग लेते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है मित्रों। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, सिंपल से शॉर्ट तरीके में बता दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर हो तो उसमें कौन कौन शामिल होंगे। यानी इससे आपको ये समझ में आएगा कि अगर हमें नोट्स प्रिपेयर करना हो ना, एक अच्छी प्रकार के जिस प्रकार से टॉपर्स नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उस
प्रकार से हमें नोट्स बनाना, तो इसको आप देख करके नोट्स बना भी सकते हो। और हाँ, अगर आप ऐसे कि ऐसे नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको आप अपनी नोटबुक में बनाते रहिए और उसको बना लीजिए, फिर उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और मित्रों, अगर इसी प्रकार से आप आने वाले समय में भी लेसन्स का डिस्कशन चाहते हो कि नोट्स फॉर्म में ही मैं अगर आपको डिस्कशन करवाऊँ इंडियन पॉलिटी का, एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है, अगर नोट्स के माध्यम से भी आप डिस्कस करना चाहते हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। आज का जो वीडियो है ये, इस वीडियो का जो लाइक है वो अच्छे लाइक्स इसको मिलने चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन भी मिले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा कि यहाँ पे मैंने नोट फॉर्म में बताया कि केवल निर्वाचित और चुने हुए सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, मनोनीत और नामांकित नहीं, ठीक है। इसकी मैंने अभी आपसे चर्चा भी करी थी कि केवल और केवल, सिंपल सा एक सेंटेंस में आप ध्यान रखना कि केवल चुने हुए सदस्य होंगे ना, वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत या नामांकित सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। बस सिंपल सा एक सेंटेंस आप ये ध्यान रखना, क्लियर। अब देखो, राष्ट्रपति का चुनाव में मैंने बता दिया आपको संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा है उसके भी चुने हुए सदस्य इसमें भाग लेते हैं, क्लियर। अब इसमें भाग लेंगे। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना मित्रों, वो देखो डायरेक्ट जो वोटिंग होती है ना, यानी प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, ये आपको पता होगा, क्योंकि हमने कभी राष्ट्रपति के लिए वोट दिया ही नहीं। जब भी मित्रों विधानसभा का चुनाव होता है तो हम वोटिंग करके आते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है तो भी वोटिंग करके आते हैं, लेकिन राज्यसभा का और विधान परिषद का अगर चुनाव होता है ना, तो एक वयस्क मताधिकार जो एक 18 साल से अधिक उम्र का जो व्यक्ति होता है वो उसमें वोट देता ही नहीं है। उसमें तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि संसद के सदनों के चुने हुए सदस्य उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो जो नेतागण होते हैं, यानी जो सदनों के सदस्य होते हैं वही उनको चुनते हैं। तो इसी कारण से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इनडायरेक्टली रूप से वोटिंग राष्ट्रपति की होती है। और राष्ट्रपति के चुनाव में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है ना, तो उसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमण मत सिद्धांत के आधार पर हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। इन सभी की बातें इन सब के बारे में मित्रों मैंने राष्ट्रपति का कंप्लीट चैप्टर मैंने डिस्कस करवाया था, ठीक है। करीब 5 से 6 वीडियोस की बनी थी, तो PDF फॉर्म में, एक प्रिंटिंग फॉर्म में वहाँ पे मैंने डिस्कस करवाया है। किसी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत हो और भी अगर डिटेल रूप से, वैसे तो इसमें भी हम डिटेल रूप से अध्ययन करने वाले, लेकिन अगर वहाँ पे डिटेल रूप से अगर नोट करने के लिए मटेरियल अगर आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चर्चा करते हैं। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, ठीक है। अब उसमें हम अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे वर्तमान में मित्रों हम वोटिंग करके आते हैं ना, यानी जब भी मान लीजिए कोई भी विधानसभा का चुनाव हुआ, मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट हमारे विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होता है, तो हम एक चुनाव देकर के आते हैं, यानी एक वोट हम देकर के आते हैं और हमारा वोट भी एक ही गिना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मित्रों क्या होता है, यानी राष्ट्रपति, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद और राज्यसभा, ये 4 मित्रों ऐसे चुनाव होते हैं कि इनमें हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग हम करते हैं। यानी डायरेक्ट ये वोटिंग नहीं होती, यानी डायरेक्ट चुनाव ये नहीं होते, इनमें हम इनडायरेक्टली रूप से वोटिंग, यानी इनडायरेक्टली ये चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जब हम करते हैं तो उसमें विधायक शामिल होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो विधायक जब शामिल होगा ना, तो विधायक अगर एक वोट देगा ना, तो उसका एक वोट नहीं गिना जाता है। वही बात मैं कह रहा हूँ, मैंने उस लेसन में भी समझाया था, राष्ट्रपति के उसमें भी चैप्टर में भी समझाया था कि जब भी एक विधायक वोट करता है तो एक वोट उसका नहीं गिना जाता, उसका एक वोट बहुत मित्रों, यानी राज्य की जो जनसंख्या होती है ना, उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब पर उसका वोट जो होता है ना, उसका विधानसभा के सदस्य का वो वोट निर्भर करता है। मान लीजिए जैसे विधायक के मत का मूल्य हम निकालते हैं, ठीक है, तो राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और उसमें 1000 का हम उसमें जब डिवाइड उसको कर देंगे तो एक विधायक का मत का मूल्य निकल जाएगा। नहीं, मान लीजिए राज्य की कुल जनसंख्या, मान लीजिए हमने देखा कि राज्य की कोई भी राज्य है उसकी राज्य की कुल जनसंख्या 100 है, यानी 1000 मान लीजिए, और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ना वो उसमें 10 है, क्लियर। यहाँ पे मित्रों
10,000 की जगह 1 लाख मान लीजिए राज्य की कुल जनसंख्या है 1 लाख, और विधानसभा के चुने हुए सदस्य मान लीजिए वहाँ पे 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1,000 से डिवाइड और करना है, तो यहाँ पे 3 और 4 तो यहाँ पे 4। ठीक है, तो यानी एक विधायक का जो मत का मूल्य होगा ना मित्रों वो 10 होगा, यानी वो वोट 1 करेगा लेकिन गिना कितना जाएगा, 10 गिना जाएगा। आई बात समझ में? यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो 1 वोट करेगा ना तो उसका 1 नहीं गिना जाएगा, उसका 10 गिना जाएगा, क्योंकि राज्य की जनसंख्या और राज्य में चुने हुए जितने भी सदस्य हैं उसको 1,000 से हम डिवाइड कर देते हैं तो एक विधायक के मत का मूल्य निकल जाता है। क्लियर है? तो ऐसे हम एक विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं, और संसद के सदस्य का अगर हमें मत का मूल्य निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सभी राज्य के विधायकों का मतों का मूल्य निकाल लेंगे। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक विधायक का हमने मत मूल्य निकाला 10। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंडिया में जितने भी विधायक हैं ना, जितने भी राज्यों के विधानसभाओं में जितने भी विधायक हैं, जितने भी एमएलए हैं, उन सभी के हमने मतों का मूल्य निकाल दिया। ठीक है, और राज्य संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या यानी संसद में 543 चुने हुए सदस्य हैं उसका उसमें डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य मान लीजिए कि 543 और इतना है। ठीक है, इसमें हमने डिवाइड किया, संसद के चुने हुए सदस्य 543 है, तो यहाँ पे ये कट हो गया, तो 1,000 एक संसद के सदस्य का मत का मूल्य कितना आ गया, 1,000 आ गया। क्लियर है? तो वहाँ पे विधायक का मत का मूल्य 10 आ रहा था, यहाँ संसद के सदस्य का मूल्य 1,000 आ रहा है। क्लियर है? तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि संसद का सदस्य अगर 1 वोट करेगा ना तो उसका कितने के बराबर माना जाएगा, 1,000 के बराबर माना जाएगा, यानी 1,000 वोट उसका गिना जाएगा। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक की बात मित्रों आपको समझ में आई है। अगर वीडियो मित्रों पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों उसको शेयर करना है। चैनल को मित्रों अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से डिटेल से हमने राष्ट्रपति का जब प्रिंटिंग फॉर्म में लेसन डिस्कस किया था तब भी मैंने डिटेल से वहाँ चर्चा में एक एक प्रावधान की चर्चा की थी, तो आज वापस से हम इसको चर्चा कर रहे हैं नोट्स फॉर्म में। ठीक है, अब देखो वह जो मैं बता रहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। क्लियर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी अनुपातिक तो मैंने आपको बताया था अभी कि एक विधायक जो है वो 10 के बराबर काम कर रहा है, संसद का सदस्य है वो 100 के बराबर काम कर रहा है या 1,000 के बराबर काम कर रहा है। ठीक है, तो वो अनुपात हो गया, यानी जनसंख्या की अनुपात में उसका वोट गिना जा रहा है। क्लियर? और एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान यानी मतदान जब भी होता है तो गुप्त रूप से उसका मतदान होता है राष्ट्रपति का। क्लियर? अब देखो राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो कितने वोट उसको मिनिमम चाहिए कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में जीत सके, तो निश्चित मतों का भाग कितना होगा, कुल जितने भी वैध मत होंगे ना उसमें 2 से हम डिवाइड करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। मान लीजिए कुल वैध मत जो थे वो 100 थे, 2 से हमने डिवाइड किया, कितने आ गए 50, प्लस हमने उसके 1 कर दिया तो 51, यानी मान लीजिए 100 वोट पड़े ना तो उसको 51 वोट अगर मिल जाते हैं तो राष्ट्रपति जो है वो चुनाव जीत जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों की जांच और फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ मान लीजिए और हमें मान लीजिए ये यानी कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया, ऐसा ही मान लीजिए ऐसा ही विवाद उत्पन्न हो गया कि राष्ट्रपति का जो यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़ा हुआ था उसके पास योग्यताएं थी ही नहीं राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, तो उस परिस्थिति में मान लीजिए कोई भी विवाद उत्पन्न होता है ना तो उस विवाद को कौन सुलझाएगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट। यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो उस राष्ट्रपति के चुनाव को सुलझाएगा। क्लियर है? और उसने जो फैसला दे दिया वो पत्थर की लकीर है, उसका फैसला अंतिम होगा। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ तक की बात मित्रों आपको समझ में आई। आगे चर्चा करते हैं। आगे देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा। संघ की कार्यपालिका जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताई थी कि संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र में जो एग्जीक्यूटिव होती है, देखो लोकतंत्र के कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ हम मानते हैं, विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी विधायिका को कहते हैं लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को कहते हैं जुडिशरी। और चौथा स्तंभ जो मीडिया है, संचार माध्यम, उसको भी हम चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रूप से हम 3 को ही मानते हैं। तो संघ की कार्यपालिका की हम इसमें चर्चा कर रहे हैं और आर्टिकल 52 से लेकर के 78 में हमने संघ की जो कार्यपालिका है उसका हमने डिटेल से वहाँ पे प्रावधान किया हुआ है। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। क्लियर? ये मैंने आपको शुरुआत में भी चर्चा करी थी। अब देखो राष्ट्रपति जो होता है ना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, यहाँ से कई बार यानी एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य का प्रमुख कौन है और देश का प्रमुख या सरकार का प्रमुख कौन है। तो वहीं पे मित्रों स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो
राष्ट्रपति जो होता है ना, भारत का प्रथम नागरिक होता है। यानी इंडिया में भारत देश का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को हम कहते हैं राज्य का प्रमुख, यानी राज्य का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, और सरकार का जो मुखिया होता है वो पीएम होता है। क्लियर? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट, वो देश का सेकंड नागरिक होता है, यानी भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति। और वरीयता क्रम में जब हम इसको रखते हैं उपराष्ट्रपति को, तो दूसरे स्थान पर हम इसको रखते हैं, यानी पहले आता है राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, फिर आता है प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पर आता है मित्रों राज्यों के राज्यपाल, और पांचवें स्थान पर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो एक वरीयता क्रम हमने बना रखा है, यानी हायरार्की हमने बना रखी है कि सबसे ऊपर कौन आएगा, फिर उससे नीचे कौन आएगा। क्लियर? तो देश का सेकंड नागरिक हो गया उपराष्ट्रपति, और पीएम जो हो गया वो सरकार का प्रमुख है, जबकि राष्ट्रपति हो गया राज्य का और प्रधानमंत्री हो गया सरकार का। क्लियर है? मंत्रिपरिषद जो केंद्र में मंत्री होते हैं वो, और महान्यायवादी जो कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यानी देश में सबसे बड़ा कानून अधिकारी जो है, लॉ से संबंधित विधि कानून से संबंधित कोई भी अगर सबसे बड़ा कानून का अधिकारी है तो वो है महान्यायवादी, जिसका कि हमने आर्टिकल 76 में भारतीय महान्यायवादी का हमने प्रावधान भी किया है, जिसकी जो अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति जो की जाती है वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। इसका वेतन जो होगा वो भी राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। क्लियर? और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करता है। और मंत्रिपरिषद जो होती है आर्टिकल 74 में हमने इसका प्रावधान किया है, और पीएम का जो हमने प्रावधान किया है वो हमने किया है आर्टिकल 75 में। क्लियर? नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो ये मैंने मित्रों आपको बताया संघ की कार्यपालिका। आप देखो यहाँ से आप इसको देख के बना सकते हैं आराम से, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं आप तो देख देख करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है? और मित्रों अब देखो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं की हम चर्चा कर रहे हैं, तो योग्यताओं को देखो मैंने किस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है? फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे मैंने इसको समझाया है। तो इसी प्रकार से अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हो ना, अच्छी प्रकार से डिटेल से अच्छे, जो जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर सको, तो इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं की मित्रों अब चर्चा कर लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर हमें खड़ा होना है, मान लीजिए कि आप में से ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव अगर लड़ना है, तो क्या क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए ताकि आप राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बन सको। तो देखो पहली बात, आर्टिकल संविधान का जो 58 है उसमें हमने राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं की हमने चर्चा कर रखी है। तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है? 35 साल उसकी आयु हो जानी चाहिए, और ऐसी उसके पास योग्यता होनी चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, यानी उसकी जो एज है ना वो 25 साल हो जानी चाहिए। ठीक है? और लाभ का पद जो है ना, तो लाभ के पद पर भी वो व्यक्ति न होना चाहिए। यानी संविधान में मित्रों अपने लाभ के पद को समझाया नहीं है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि लाभ के पद को क्या संविधान में हमने इसका प्रावधान किया हुआ है? तो लाभ का पद का हमने संविधान में कोई भी, यानी इसको हमने समझाया ही नहीं कि कौन सा पद जो होगा वो लाभ का पद होगा। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं ये होनी चाहिए कि एक तो भारत का वो नागरिक हो, 35 साल उसकी आयु हो जानी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए वह योग्य हो, और लाभ के पद पर वो व्यक्ति नहीं होने चाहिए। यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी अन्य प्राधिकरण में वो ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए जहां से उसको वेतन मिल रहा हो। क्लियर है? तो ये राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं की हमने चर्चा की। क्लियर? तो मान लीजिए ये योग्यताएं आपके पास है ना, तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाओगे। ठीक है? अब राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े तो हो गए आप, लेकिन आपके पास और भी कुछ शर्तें हमने बना रखी है कि वो शर्तें होगी ना तभी जाकर के आप राष्ट्रपति के चुनाव में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और साथ ही साथ जो कुल मत है उसके एक मिनिमम वोट्स जो हैं वो आपको मिलने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हो। तो देखो और शर्तें हमने क्या बनाई है कि नामांकन के लिए 50 प्रस्ताव उसके होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। यानी मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो रहा है। ठीक है? अब ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा तो हो रहा है, लेकिन इसको खड़ा करने के लिए मित्रों 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए कि ये जो राष्ट्रपति का, यानी जो व्यक्ति खड़ा होगा ना, तो इसका जो प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो 50 व्यक्ति उस प्रस्ताव पर साइन करने चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति खड़ा हो रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में, नहीं तो कोई भी एरा गिरा व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो 50 व्यक्ति उसके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर सिग्नेचर करने चाहिए, और 50 ही व्यक्ति ऐसे होने चाहिए कि वो उसका अनुमोदन कर रहे हो कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है या खड़ा हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या कहता है, 15,000 रुपये की वो जमानत राशि जमा कराएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। क्लियर? और मान लीजिए टोटल वोट पड़े और टोटल वोट्स का एक बटा 6
वोट्स अगर उसको नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जो है ये 15,000 रुपये वो RBI रख लेता है, यानी उसकी जब्त हो जाती है। यानी मान लीजिए कि 120 वोट टोटल पड़े और 120 का अगर 1/6 भाग यानी 20 वोट अगर उसको नहीं मिले ना, मान लीजिए 19 ही वोट उसको मिले, तो उसकी जो जमानत राशि है ना 15,000 रुपये, ये उसकी जब्त हो जाती है RBI में। समझ रहे हो आप? और अगर मान लीजिए उसको 21 वोट मिल जाते हैं तो ये 15,000 रुपये जो हमने RBI में जमा कर, यानी इस व्यक्ति ने जो RBI में 15,000 रुपये जो जमा करवाए थे ना, ये RBI क्या करेगा, वापस चुनाव जीतने के बाद इसको 15,000 रुपये लौटा देगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कुछ? तो ये कुछ शर्तें और भी हमने बनाई कि हाँ ये यानी ये कुछ शर्तें होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो। क्लियर? आप देखो, राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो गया, राष्ट्रपति को वोट्स भी मिल गए जितने उसको चाहिए थे 1/6, और अब मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव तो जीत गया, लेकिन अब उसको शपथ दिलाने की बारी आ गई है। तो शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जो CJ है ना, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है, वो उसको ऑथ टेकिंग करवाएगा, यानी शपथ उसको दिलाएगा। और मान लीजिए कि CJI उसमें है ही नहीं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है ना, वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी वरिष्ठतम कहाँ से गिना जाएगा? एज में। ध्यान रखना, आयु में सुप्रीम कोर्ट में जजों की गिनती होती है कि कौन सबसे बड़ा जज है। तो एज जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो व्यक्ति ही वरिष्ठ जो जज होगा, यानी एज भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए और वरिष्ठतम वो जज होना चाहिए, वो व्यक्ति राष्ट्रपति को वहाँ पे शपथ दिला देगा। क्लियर है? आयोग के मित्रों, यहाँ तक की बात जो है आपको समझ में आ रही है। आगे चर्चा करते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है ना, वो कितनी मिलती है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कि देखो 5.08 लाख यानी 5,08,000 रुपये उसको पर मंथ उसकी सैलरी होती है किसकी? राष्ट्रपति की। ठीक है। सन 2018 में अमेंडमेंट करके, यानी सन 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन जो है वो बढ़ाया था। पहले तो उसको करीब 1.5 लाख रुपए के लगभग ही वेतन मिलता था, लेकिन 2018 में संसद ने जो है राष्ट्रपति का वेतन 5.8 लाख रुपए कर दिया प्रति माह। और पेंशन कितनी मिलेगी? पेंशन उतनी मिलेगी जो अंतिम वेतन का जो 50% होगा। यानी वेतन मान लीजिए 5 लाख है ना, राउंड फिगर में इसको 5 लाख गिन लीजिए, तो 50% इसका कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। यानी अब वर्तमान का एग्जाम्पल ले लीजिए। देखो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी हाल ही में रिटायर हुए राष्ट्रपति के पद से, तो उनको वेतन कितना मिल रहा था? 5 लाख रुपए। अब उनको, वो रिटायर तो हो गए, लेकिन अब उनको पेंशन कितनी मिल रही होगी? 2.5 लाख रुपए उनको पेंशन मिल रही होगी वर्तमान में। ठीक है। और जब वो राष्ट्रपति कोविंद की जब मृत्यु हो जाएगी ना, तो उनकी पत्नी को फिर पेंशन मिलेगी, यानी उनकी पत्नी को फिर मिलेगी पेंशन। और पत्नी को कितनी मिलेगी? पत्नी को उसकी आधी मिलेगी। किसकी? 2.5 लाख की, यानी करीब करीब 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए जो है मित्रों, उसे रामनाथ कोविंद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को मिलेगी। यानी पहले तो जो पूर्व राष्ट्रपति होता है उसको मिलती है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है। और पेंशन उतनी मिलती है जितनी की उसको मिल रही थी ना, उसकी आधी उसको पेंशन मिलती है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात आशा करता हूँ मित्रों आपको समझ आई। अब देखो, पदावधि की चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है ना, कितने साल तक अपने पद पर बना रहता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, पद जब भी वो धारण करेगा 5 साल तक वो अपने पद पर बना रहता है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे ना तो समय से पहले भी वो अपना इस्तीफा दे सकता है उपराष्ट्रपति को, और अपने पद से वो हट सकता है। ठीक है। तीसरी कि हम क्या कर सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 61 का हम प्रयोग करें, उसके माध्यम से राष्ट्रपति के खिलाफ हम महाभियोग चलाएं, और महाभियोग चला करके भी हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है उसकी पदावधि होती है, वो समय से पहले अगर हटना चाहे खुद तो हट सकता है, और अगर कोई संसद उसको द्वितीय बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाना चाहे महाभियोग के माध्यम से, तो संसद भी उसको हटा सकती है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात मित्रों आशा करता हूँ आपको समझ में आई। अब चर्चा करते हैं मित्रों कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ना, वो आखिर अगर लगाना हो तो महाभियोग की जो प्रोसेस है, यानी जो प्रोसीजर ऑफ जो इम्पीचमेंट मोशन जो है राष्ट्रपति के खिलाफ, उसकी चर्चा करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन जो बनने की पूरी संभावना रहती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है हमने संविधान के कौन से आर्टिकल में किया हुआ, ध्यान रखना, आर्टिकल 61 में, संविधान के अनुच्छेद 61 में हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग का हमने प्रोसीजर, हमने प्रक्रिया उसकी बता रखी है। संविधान का अनुच्छेद 61 आप सर्च करोगे तो उसमें आपको राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रोसेस देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। महाभियोग अगर हमें राष्ट्रपति के खिलाफ लगाना हो, ठीक है, तो और देखो आगे कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ हम महाभियोग लगा रहे हैं तो कौन से आधार पर, क्या बेसिस होगा, यानी
कौन सा ठोस कारण होगा जिसके आधार पर हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाएंगे? तो संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर, यानी राष्ट्रपति ने अगर संविधान का उल्लंघन किया है ना, तो उसी आधार पर हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाते हैं। क्लियर? तो अब चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कैसे लगाया जाता है। देखो, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी सदन जो है उसमें हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लेकर के आ सकते हैं। क्लियर है? जिस सदन ने भी आरोप लगाया है उसके 1/4 सदस्यों को का हस्ताक्षर प्लस 14 दिनों पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस हम देंगे। यानी मान लीजिए कि ये लोकसभा है, ठीक है, इसमें हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लेकर के आ रहे हैं, तो इस लोकसभा के जो जितने भी सदस्य हैं ना, लोकसभा में 543 सदस्य, तो 543 का 1/4 सदस्य, यानी 543 के 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर उनके सिग्नेचर होने चाहिए, उस महाभियोग के प्रस्ताव पर, ठीक है। लेकिन 14 दिन पहले हम, ठीक है, ये तो हो गया, और 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को हम नोटिस दे देंगे कि आपके खिलाफ संसद में, लोकसभा में महाभियोग लाया जा रहा है। यानी जब भी महाभियोग लाया जाएगा, एक बात आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति को पहले ही पता हो जाएगा कि हाँ, मेरे खिलाफ जो है इतनी तारीख को, या मेरे खिलाफ राष्ट्र जो है महाभियोग लेकर के सदन में आया जा रहा है। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ तक की पहली बात जो है आपको समझ आई। यानी लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन में हम महाभियोग लेकर के आ सकते हैं। जिस भी सदन में हम महाभियोग लेकर के आएंगे, मान लीजिए राज्यसभा में हम लेकर के आते हैं, तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 245 के 1/4 सदस्य जितने भी होंगे वो उस महाभियोग प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर देंगे, और 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को नोटिस दे देंगे। क्लियर? अब आगे कहते हैं कि महाभियोग का जो प्रस्ताव होगा वो 2/3 बहुमत से पारित करके दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यानी मान लीजिए कि लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर के आए, लोकसभा ने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया, तो वो प्रस्ताव अब जाएगा कहाँ पे? राज्यसभा में। क्लियर है? अब राज्यसभा में प्रस्ताव जा रहा है, अब देखो दूसरा सदन यानी राज्यसभा इसकी जांच करेगा, और जांच करके उसे अगर मान लीजिए वो भी 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत को ध्यान रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2/3 बहुमत को हम विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक है? 2/3 बहुमत का मतलब होता है विशेष बहुमत। तो दूसरा सदन इसकी जांच करेगा, यानी राज्यसभा ने इसकी जांच की, 2/3 बहुमत से मान लीजिए इसको पारित कर दिया, तो दोनों सदनों से वो प्रस्ताव पारित हो गया। यानी कि प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही अब राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा, यानी अब राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना हो जाएगा। तो ये राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रोसेस है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग की जो संसद की प्रक्रिया है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी न जाने कितनी बार मित्रों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद की राष्ट्रपति महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है? तो यही यहाँ पे सेंटेंस आता है कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी सेमी जुडिशियल ये प्रोसेस है जो संसद के द्वारा अपनाई जाती है। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ तक की बात मित्रों आपको समझ में आई कि राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग में लगाना हो तो कौन सी प्रोसेस के माध्यम से हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लेकर के आते हैं। हम नोट की चर्चा कर लेते हैं। तो नोट में देखो, अब महाभियोग हमने चर्चा करी थी कि चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी दोनों विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, यानी केवल और केवल चुने हुए निर्वाचित सदस्य जो वोटिंग करके आए हैं वही व्यक्ति चुनाव में राष्ट्रपति के भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अब डिफरेंस आ जाएगा, जब हम राष्ट्रपति को हटाएंगे, यानी महाभियोग जब हम राष्ट्रपति के खिलाफ लेकर के आएंगे, तो उसमें देखो कौन कौन शामिल होगा, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और मनोनीत सदस्य भी। ध्यान रखना, यहाँ पे अब मनोनीत सदस्य भी शामिल हो जाएंगे, इस महाभियोग में भाग लेते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर हमने महाभियोग नहीं चलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों ये दोनों, कि संसद के दोनों सदनों के चुने हुए और मनोनीत सदस्य उसमें भाग लेंगे। यानी देखो, जब अपने राष्ट्रपति का चुनाव, यानी जब राष्ट्रपति के चुनाव की बारी आई थी, तो हमने विधानसभा के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया था। क्यों? इसका एक कारण है, इसका इसलिए हमने इनको, यानी उनको हमने इसलिए शामिल किया था क्योंकि कोई भी जब धन विधेयक, जो राज्य का धन विधेयक होता है, और उस राज्य के धन विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ना, और जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, ठीक है, तो वो विधेयक जो पारित हो जाता है वो बिल बन जाता है। यानी राज्य के मामलों पर भी राष्ट्रपति की शक्ति होती है। इसी कारण से उसके चुनाव में भी हमने राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया था। लेकिन जब हटाने की बारी आई राष्ट्रपति को, तो हटाने के लिए तो
दोनों सदनों के चुने हुए और मनोनीत सदस्य ही भाग लेकर के हटा देंगे। तो विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल करने का कोई औचित्य यहाँ पे नहीं बनता। इस कारण से हमने वहाँ पे विधानसभाओं के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया है। क्लियर है? आई होप कि मित्रों ये बात आपको समझ में आई। और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना वो ये है कि इंडिया में अब तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी राष्ट्रपति पर हमने इम्पीचमेंट यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने नहीं लगाया है। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। आप देखो नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है वो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है उसमें राष्ट्रपति का पद जो है यानी राष्ट्रपति की पोस्ट जो खाली हो सकती है। तो ध्यान रखना। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं मित्रों। देखो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता यानी कौन सी ऐसी कंडीशन बनेगी कि राष्ट्रपति का पद जो है उन परिस्थितियों में खाली हो जाएगा। तो देखो एक तो राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए। तो सिंपल सी बात है 5 साल के पूरे कार्यकाल होने के बाद पुनः राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद नया राष्ट्रपति बनेगा। या नहीं इसके माध्यम से एक तो राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो सकता है। दूसरा मान लीजिए राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे दे तो भी राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो खाली हो सकती है। तीसरी हम क्या करें 61 का राष्ट्रपति के महाभियोग के जो अनुच्छेद है संविधान के अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके महाभियोग हम लगाएं और महाभियोग लगा करके हम राष्ट्रपति को हटा दें। तीसरा हो गया। चौथा अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। और पांचवा ऐसा एक अन्य परिस्थिति है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसके चुनाव को जो है हमारी न्यायालय ने इलीगल अवैध घोषित कर दिया तो उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति का जो पद है ना मित्रों वो खाली हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो देखो ये 5 परिस्थितियां मैंने आपको बताया कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का जो पद है पोस्ट जो है वो खाली हो सकती है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन यानी निष्कासन के कारण हो तो उसके कर्तव्यों का जो निर्वहन करेगा ना फिर उपराष्ट्रपति करेगा। और किसके रूप में करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करेगा। यानी ये जो मैंने परिस्थितियां बताई है ऊपर, इन परिस्थितियों में अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है ना तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति हम बनाएंगे उपराष्ट्रपति को। क्लियर है? और अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी उस समय खाली है तो फिर CJI हमारा सुप्रीम कोर्ट का वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। क्लियर? और अगर मान लीजिए CJI का पद भी खाली हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, CJI का पद भी खाली है तो फिर कौन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करे। तो ऐसी परिस्थिति का भी हमने तोड़ निकाला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, मैंने आपको बताया था ना अभी शुरुआत में कि शपथ जो राष्ट्रपति को दिलवाई जाती है, अगर CJI मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का उसको शपथ दिलाता। तो वही परिस्थिति यहाँ पे भी लागू होती है कि अगर CJI का पद अगर उसमें खाली है, CJI उसमें नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक है? और उस परिस्थिति में उसको जो फिर सैलरी जो दी जाती है ना मित्रों वो फिर राष्ट्रपति को जितनी सैलरी दी जाती है, कितनी? 5.8 लाख। तो उस समय फिर राष्ट्रपति को जो सैलरी दी जाती है 5 लाख रुपये, वही सैलरी फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति को दी जाती है, चाहे वो CJI उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता हो या उपराष्ट्रपति करता हो। ठीक है? और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है ना मित्रों तो फिर आपको पता है उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा जो है ना उसका पदेन सभापति भी होता है। तो फिर उस परिस्थिति में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति नहीं होता है, यानी फिर सभापति उपराष्ट्रपति को हम नहीं रखते, फिर तो जो हमारा राज्यसभा का जो उपसभापति है वो सभापति के रूप में काम करता है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात मित्रों आशा करता हूँ आपको समझ में आई। आगे चर्चा करते हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की शक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से मैंने राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं ना वो मैंने समझा रखी है। ठीक है? तो 8 शक्तियाँ हैं। वैसे तो क्षमादान की शक्ति भी है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है, तो उनको हम अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियों की जो हम चर्चा करेंगे उसको मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया है। तो पहली है विधायिक, दूसरी वित्तीय शक्ति की चर्चा करेंगे, फिर न्यायिक शक्ति है, फिर कूटनीतिक शक्ति है, फिर सैन्य है, फिर वीटो शक्ति है, फिर आपातकालीन और फिर कार्यकारी शक्तियाँ। क्लियर? तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियों की अब एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखो पहली शक्ति की चर्चा करेंगे और वो पहली शक्ति क्या है? कार्यकारी शक्ति। यानी जो मैंने आपको चर्चा करी थी ना अभी कि संघ की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव से संबंधित क्या क्या हमने पावर्स राष्ट्रपति को दे रखी है। तो देखो पहली है कि भारत सरकार के शासन संबंधी काम उसके नाम पर किए जाते हैं। यानी भारत की सरकार और उस सरकार में जितने भी शासन से संबंधित काम होंगे ना तो सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। क्लियर है? यानी कोई भी काम होता है तो राष्ट्रपति के नाम पर वो काम होता है। पहली बात तो ये शक्ति हमने दी।
दूसरी ये है कि पीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट जो की जाती है वो भी हमारा राष्ट्रपति करता है। क्लियर है। तीसरी, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और उसका वेतन निर्धारित करता है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था संघ की कार्यपालिका में कि संविधान का अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान करता है और उसका वेतन जो निर्धारित करता है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट की चर्चा करें। नेक्स्ट कहता है कि कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महानियंत्रक और लेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी का अध्यक्ष, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं और वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना उसकी भी अपॉइंटमेंट हमारे राष्ट्रपति जी ही करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कार्यकारी शक्ति। नेक्स्ट कहते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद की भी वो नियुक्ति करता है, यानी संविधान के अनुच्छेद 263 में हमने अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया था। डिटेल से मैंने इसका मित्रों लेसन पहले ही डिस्कस करवा दिया था। और आर्टिकल 262 जो है ना, उस आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों की हमने चर्चा उसमें करी भी थी कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच मान लीजिए पानी के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस परिस्थिति में हमारे संसद को यह अधिकार है कि वो एक न्यायाधिकरण का गठन करे जो उस पानी के बंटवारे को विवाद को सुलझा सके। तो ये प्रावधान हमने संविधान के 262 में किया है। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, उसका प्रावधान 263 में किया हुआ है। क्लियर। आगे चर्चा करते हैं। तो किसी भी क्षेत्र को वह अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, यानी भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे ना तो किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र विशेष को और शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकता है कि हाँ ये क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति या जाति के अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इनकी संस्कृति और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ के रीति रिवाज को हमें संरक्षण करना चाहिए। क्लियर है। तो ये मित्रों मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया कि राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं ना वो कौन कौन सी होती है। क्लियर। तो इस प्रकार से कार्यकारी शक्तियों की हमने चर्चा करी। आगे चर्चा करते हैं अब विधायी शक्तियों के बारे में, यानी कानून निर्माण, विधि, लॉ से संबंधित, संसद से संबंधित क्या क्या शक्तियाँ हमने राष्ट्रपति को दे रखी है। तो पहली शक्ति देखो, विधायी शक्तियों में क्या होगा कि संसद की बैठक वो बुलाएगा और लोकसभा को विघटित वो कर सकता है, संयुक्त बैठक भी वो बुला सकता है। यानी जब भी मान लीजिए संसद का सत्र चलता है ना, यानी जब भी फाइनेंशियल स्टार्ट होता है और जब नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है तो पहले वित्तीय वर्ष में जो है पहली जो बैठक होती है ना, पहला जो भी सत्र चलता है तो उस पहली सत्र की पहली बैठक को राष्ट्रपति जो है संबोधित करता है। ठीक है। और राष्ट्रपति चाहे तो वह लोकसभा है ना उसको वो भंग कर सकता है, उसको विघटित कर सकता है। और अगर मान लीजिए कि विधेयक जो है, ठीक है, अगर विधेयक जो संसद में लेकर के आते हैं उन संसद के विधेयकों पर अगर मान लीजिए कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, यानी मान लीजिए कोई एक सदन यानी लोकसभा ने कोई बिल लेकर के आया और राज्यसभा ने उस बिल को मान लीजिए पारित नहीं किया, 6 माह से ज़्यादा समय तक उसमें उसको रख लिया, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 108 का वो प्रयोग करते हैं और उसका प्रयोग करके वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जॉइंट सिटिंग वो बुलाते हैं, जिसमें कि उस बिल को पारित, अगर वो उस बैठक में वो बिल पारित हो जाता है तो फिर उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। ओके, क्लियर है। तो आशा करता हूँ मित्रों यहाँ तक की बात जो है आपको समझ में आई है। अगर वीडियो मित्रों पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मित्रों इसको शेयर भी आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अन्य शक्ति की चर्चा करते हैं। तो कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष उसका अगर पद खाली हो ना तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को वो सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। यानी मान लीजिए ये लोकसभा है, ठीक है, इस लोकसभा में मान लीजिए लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली है ना, तो उस परिस्थिति में हमारा जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, संसद के लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं ना उन सदस्यों में से किसी भी सदस्य को वो सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष वो बना सकता है। क्लियर। आगे कहते हैं कि राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए 12 व्यक्तियों को मनोनीत भी करता है। किसमें? राज्यसभा में। नेक्स्ट संविधान के 123 का वो प्रयोग करता है और अनुच्छेद 123 के माध्यम से वो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। क्लियर। इसकी डिटेल से हम चर्चा भी करेंगे अलग से राष्ट्रपति की शक्तियों में। क्लियर। आगे कहता है कि वह केग यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। यानी जो भी रिपोर्ट, जो भी कमीशन या जो भी कमेटी लेकर के आती है ना तो वो राष्ट्रपति को सौंपती है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाता है। क्लियर है। तो आई होप कि मित्रों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। तो इस प्रकार से हमने विधायी शक्तियों की चर्चा कर ली, कार्यकारी शक्तियों की हमने चर्चा कर ली थी। अब चर्चा करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में, यानी
वित्त यानी फाइनेंस, पैसों से संबंधित क्या क्या पावर्स राष्ट्रपति के पास है। तो देखो धन विधेयक जो होता है ना, जिसकी कि हमने परिभाषा किस में दी है, संविधान के अनुच्छेद 110 में। किस में? संविधान के अनुच्छेद 110 में हमने धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। तो कहता है कि धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। और संसद में भी कहाँ लाया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में हमारा जो धन विधेयक है वो लाया जा सकता है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की यानी पहले राष्ट्रपति से हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ क्या हम धन विधेयक लेकर के आ सकते हैं। तो राष्ट्रपति जब उसको परमिशन दे देते हैं तब जाकर के वो संसद के लोकसभा के सदन में वो विधेयक लाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, राज्यसभा में हमारा धन विधेयक नहीं लाया जा सकता, केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और वो भी राष्ट्रपति की पहली परमिशन लेने के बाद। क्लियर है? आगे चर्चा करते हैं। आगे कहते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को वो संसद के सामने रखता है, यानी संविधान का अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 में हमने वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। और एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से इस पूरे राष्ट्रपति का इस मेरे चैप्टर को पढ़ लेना, ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना। और एग्जाम में यहाँ से देखना, सिंगल क्वेश्चन भी अगर यहाँ से निकल जाए ना तो फिर आप मेरे को कमेंट करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे मैंने इस प्रकार से नोट्स को मित्रों बनाया है कि सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं निकल सकता। और ये तो मित्रों ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या हमने संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखना, बजट शब्द जो है ना, ये बजट, ये संविधान में आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा फिर? तो ये मिलेगा क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण, और वो भी किस में मिलेगा? संविधान के अनुच्छेद 112 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि संविधान के अनुच्छेद 112 में हमने वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया है, कहीं भी हमने बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और तीसरी शक्ति यह है कि वित्त आयोग का भी वो गठन करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 में हमने वित्त आयोग का प्रावधान किया हुआ है। क्लियर? तो वित्त आयोग का प्रावधान 280 में, तो ये वित्तीय शक्तियाँ हो गई किसकी? राष्ट्रपति की। क्लियर है? अब देखो न्यायिक शक्तियों की चर्चा कर लेते हैं कि अगर न्यायपालिका जो है, और क्या न्याय यानी जस्टिस भी क्या हमारा राष्ट्रपति प्रदान कर सकता है किसी को। तो देखो न्यायिक शक्तियों में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की वो नियुक्ति करता है। यानी आपको पता है सीजे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, उन सभी की जो अपॉइंटमेंट होगी, जो नियुक्ति होगी, वो हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। क्लियर? पहली शक्ति होगी न्यायपालिका से संबंधित। दूसरी की चर्चा करें, दूसरी कहता है कि वह सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है। यानी राष्ट्रपति अगर चाहे ना, यानी राष्ट्रपति को मान लीजिए कोई भी मामला उठा जो किसी कानून या किसी लॉ से संबंधित है, या मान लीजिए कोई भी अगर उसको किसी भी सार्वजनिक मामले से संबंधित अगर कोई सलाह उसको लेनी है, कोई सजेशन या कोई उसको एडवाइस अगर लेनी है, तो बिल्कुल वो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सलाह राष्ट्रपति को दी है ना, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हाँ आप इस सलाह को यानी सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी तो राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि उस सलाह को माने ही। उसकी मर्जी है, अगर वो चाहता है मानना तो मान सकता है उसकी बात को, और वो नहीं मानना चाहता उसकी सलाह को तो वो सलाह नहीं भी मान सकता है। यानी हमने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है कि आपको इस सलाह को मानना ही पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है कि वह किसी अपराधी की सजा को माफ भी कर सकता है। यानी संविधान जो 72 का वो उपयोग करता है, और 72 का उपयोग करके वह किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, चाहे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा ही क्यों न मिली हुई हो। और राष्ट्रपति ने उसको माफ कर दिया ना, तो फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी अदालत, कोई भी न्यायालय हमारा ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति ने उस व्यक्ति को माफ क्यों किया। ठीक है? तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट उस पर अंगुली नहीं उठा सकता है। तो ये न्यायपालिका से शक्तियों से संबंधित मैंने चर्चा करी। अब चर्चा करते हैं मित्रों कूटनीतिक शक्तियों के बारे में। आशा करता हूँ मित्रों एक एक शक्तियाँ जो है आपको समझ में आ रही है। ठीक है, डिटेल से मित्रों एक एक प्रावधान की मैंने यहाँ पे चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सभी बातें जो है आपको समझ में आ रही है। मित्रों किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में आपको जो है कमेंट जरूर करना है, और अपना फीडबैक आप जरूर देना कि आज का लेक्चर जो है आपको कैसा लगता है। देखो कूटनीतिक शक्तियाँ यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच हो गया या अंतर्राष्ट्रीय मामले जो भी उठ करके आते हैं, तो उसमें उससे संबंधित क्या क्या
शक्तियाँ पावर्स हमने राष्ट्रपति को दे रखी है। तो देखो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हो या समझौते हो, जो भी होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। यानी हमारे मोदी जी जब भी किसी विदेश में घूमने जाते हैं, जब भी किसी विदेश जाते हैं, किसी भी देश के प्रमुख के साथ जाकर के बातचीत करते हैं, कोई भी समझौता जो करते हैं, तो समझौता जो होता है ना मित्रों, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होता है, न कि भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर। और मैंने आपको डिटेल से उस लेसन में भी डिस्कस करवाया था कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका कहने का मतलब यही तो है कि कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी जितने भी कितने भी काम धाम होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। क्लियर है। आगे कहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या मामले जितने भी आते हैं इंटरनेशनल, उसमें राजदूतों को और उच्चायुक्तों को, हाई कमिश्नर्स को वो भेजता है। क्लियर है। तो ये कूटनीतिक शक्तियाँ हो गई। आगे चर्चा करते हैं सैन्य शक्तियों के बारे में। अब देखो सेना से संबंधित क्या शक्तियाँ हैं, तो कहता है कि वह भारतीय तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीन सेनाएं कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं ना, यानी थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख, इन सभी की जो नियुक्ति की जाती है वो भी हमारे राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। क्लियर है। तो साथियों आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात जो है आपको समझ में आई। आगे चर्चा करते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। देखो इमरजेंसी शक्तियाँ भी हमने दे रखी है आर्टिकल 352 में, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 या 365 जो कि राष्ट्रपति शासन है। और आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल की, हमने उसमें चर्चा करी है। आपातकालीन शक्तियाँ जो है मित्रों डिटेल से अलग से लेसन ही हमने डिस्कस का पहले ही हमने कर लिया था। ठीक है। आपातकालीन प्रावधान के नाम से अलग से लेसन, यानी अलग से चैप्टर की, पूरे चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ पे जाइएगा। अलग से आपातकालीन प्रावधान में तीनों आपातकालों की मैंने वहाँ पे चर्चा भी की थी। साथ ही आपातकालीन प्रावधान यानी तीनों आपातकाल की हमने वहाँ पे आलोचनाएँ भी करी थी कि आलोचकों ने क्या क्या इसकी आलोचनाएँ हमारे आलोचकों के द्वारा की गई थी। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। क्लियर है। आगे चर्चा कर लेते हैं मित्रों राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ क्या क्या है। तो देखो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, और वीटो शक्तियाँ क्या होती है? कोई भी बिल, देखो कोई भी बिल जो आता है ना, बिल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विधेयक। ठीक है। तो कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल को रख सकते हैं, उसको वापस भेज सकते हैं, उसको पारित कर सकते हैं। ठीक है। उसको बिल को अगर वो रखना चाहते हो तो रख भी सकते हैं। तो ये सभी शक्तियाँ बिल को अपने पास रखने की है ना, या भेजने की है पुनः, इसको हम कहते हैं वीटो शक्तियाँ। और विधेयकों के संबंध में वीटो शक्तियों का प्रावधान हम करते हैं। क्लियर है। तो पहली वीटो शक्ति देखो क्या है। कहता है पहली वीटो शक्ति है आत्यांतिक वीटो, यानी शब्दों से यहाँ पे मतलब समझा जाएगा। आत्यांतिक यानी अंत इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, अंत शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। यानी इस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या करेगा, जो भी बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ना, तो उस बिल को राष्ट्रपति अपने पास रख लेगा और उसके कारण वो बिल समाप्त हो जाएगा। तो क्या कहता है? कहता है कि इसमें राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, जिससे वह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। ठीक है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास हमने भेजा तो राष्ट्रपति जी ने क्या किया, उस बिल को अपने पास रख लिया सुरक्षित, बहुत दिनों तक उसको रख लिया, तो वो बिल जो है समाप्त हो गया। तो यही क्या हो गया, यही तो वीटो शक्ति हो गई राष्ट्रपति की। दूसरी शक्ति है निलंबनकारी वीटो, और निलंबन का मतलब होता है देरी करना। ठीक है। तो इस शक्ति में देखो क्या करेगा राष्ट्रपति, इसमें बिल को पारित करने में राष्ट्रपति जो है देरी कर देता है। कैसे? इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा करके विधेयक पारित करने में देरी करता है। ठीक है। तीनों जो शक्तियाँ हैं ना मित्रों, तीनों शक्तियों में अगर आपको इन शब्दों का मतलब अगर ध्यान है ना, तो इसका आप जो आराम से मतलब निकाल लोगे। तो ध्यान रखना, निलंबन का मतलब होता है देरी करना, और इसमें राष्ट्रपति के पास जब भी हम बिल भेजते हैं तो राष्ट्रपति पुनः उसको बिल को, लेकिन बिल जो है ना वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। ये एक बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि धन विधेयक जो होता है ना उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। हमने राष्ट्रपति पर यह पाबंदी लगा रखी है, या तो वो बिल को अपने पास रख सकते हैं या उस बिल को पारित कर सकते हैं, या उसको जो है मित्रों
अपने पास उस बिल को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो क्या करते हैं, निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति के पास हमने बिल भेजा जो कि साधारण विधेयक है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति ने जो पुनः भेज दिया, लौटा दिया। तो ऐसा करके राष्ट्रपति उस बिल को पारित करने में देरी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे राष्ट्रपति ने उस बिल को तो वापस भेज दिया, लेकिन मान लीजिए संसद ने उस बिल को पुनः पारित करवा करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया ना, अब फिर राष्ट्रपति के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। राष्ट्रपति अब तो उस बिल को पारित ही करेंगे। यानी अब राष्ट्रपति न तो उस बिल को अपने पास रख सकते हैं, न ही उस बिल को जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यानी मान लीजिए राष्ट्रपति ने उस बिल को अपने पास रख भी लिया ना, तो भी वो बिल राष्ट्रपति के माध्यम से पारित माना जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात मित्रों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई। आगे चर्चा कर लेते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में देखो क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अपनी सहमति देगा और न ही वह उसको अस्वीकार करेगा, बल्कि न ही उसको लौटाता है, परंतु इसमें क्या होता है कि वह अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। यानी पॉकेट वीटो मतलब, पॉकेट मतलब होता है जेब, यानी अपनी जेब में अपने पास उस बिल को उसने रख लिया, यानी उसको न तो स्वीकार किया न ही उसको पुनः लौटाया है। तो बहुत दिनों तक, लंबे समय तक उस बिल को अपने पास रख लिया है, तो इस कारण से राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो हो जाती है। क्लियर है? तो ये मित्रों तीनों वीटो शक्तियों की मैंने चर्चा करी। आगे देखो नोट क्या कहता है। नोट कहता है कि विशेषित वीटो जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है, भारत के राष्ट्रपति में केवल उपरोक्त 3 ही वीटो शक्तियाँ पाई जाती है। अब देखो अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो तीनों की हमने चर्चा कर ली राष्ट्रपति, इंडिया के राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, उसके पास एक वीटो शक्ति और होती है और वो है विशेषित वीटो। ठीक है? तो विशेषित वीटो अलग से अमेरिका के राष्ट्रपति को हमने दे रखी है, लेकिन इंडिया के राष्ट्रपति के पास अत्यांतिक, निलंबनकारी और पॉकेट, ये 3 वीटो शक्तियाँ ही पाई जाती है। क्लियर है? अब चर्चा करेंगे मित्रों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं साथियों। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो पावर है ना, उसकी अब हम चर्चा करते हैं। तो देखो पहले भी हमने चर्चा करी थी, राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को हमने ये शक्ति दे रखी है कि कोई भी मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, या कोई भी मान लीजिए ऐसा कोई परिस्थिति हमारे देश में बन जाए, उस समय सख्त हमें ज़रूरत है किसी भी कानून की, तो उस समय हमने राष्ट्रपति को ये पावर दे रखी है कि राष्ट्रपति जो है इस 123 यानी 1, 2, 3 ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। संविधान के 1, 2, 3 के माध्यम से, 123 के माध्यम से राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पास कर सकता है, और ऐसी ही शक्ति राज्यपाल को भी हमने दे रखी है। तो उसका हमने कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया है, इसी को आप जो रिवर्स कर दीजिए, यानी 2 को पहले ले आइए, 2 1 यहीं रहने दीजिए, 2 1 3 यानी 213 में, संविधान के अनुच्छेद 213 में हमने राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे रखी है। क्लियर है? तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति किसी अप्रत्याशित, किसी आपातकालीन या किसी भी अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है? यानी अप्रत्याशित का मतलब होता है कि ऐसी उसको पता नहीं था कि ऐसी कोई परिस्थिति बन जाएगी, यानी उसको किसी भी कोई भी मामला का उसको पता नहीं था। आपातकालीन, मान लीजिए कोई आपातकालीन हमारे देश में लग जाता है, तो उस समय कानून की आवश्यकता पड़ती है, या कोई भी ऐसा कोई मामला उत्पन्न हो जाए जहाँ पे बिल्कुल भी देरी न हो, तो अविलंबनीय वो मामला उससे निपटना हमें है। तो इस कारण से हमने राष्ट्रपति को शक्ति दे रखी है कि 123 के माध्यम से हमारा इंडिया का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। क्लियर? अब देखो क्या कहता है, ये कहता है कि अध्यादेश की जो हैसियत होती है ना, यानी अध्यादेश का हैसियत यानी वैल्यू, अध्यादेश का प्रभाव ऐसा ही होता है जैसा कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। यानी अध्यादेश की हैसियत संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है। यानी जैसी हैसियत, जैसी वैल्यू, जैसी अहमियत कानून की होती है ना, जो कि संसद बनाती है, उतनी ही हैसियत और उतनी ही वैल्यू ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश की भी होती है। क्लियर है? तीसरी बात चर्चा करते हैं। तीसरी बात देखो क्या कहता है, अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से एक सदन का सत्र न चल रहा हो। संसद के दोनों सदनों के सत्र में होने पर जारी अध्यादेश अमान्य होगा। यानी क्या कहना चाहता है, सिंपल सी बात यह है, संसद के 2 सदन हैं, एक तो है लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है?
राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। आपको पता है राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। जब भी विघटन होता है ना तो केवल और केवल लोकसभा का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 साल का होता है। ठीक है, तो मान लीजिए लोकसभा, तो देखिए राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। राज्यसभा मान लीजिए सत्र में है और लोकसभा सत्र में नहीं है, तो उस परिस्थिति में जो है अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। क्लियर है? यानी एक सदन सत्र में है ना तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन जब दोनों सत्र सदन में हैं तब अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। तब तो मित्रों पावर हमने फिर संसद को दे रखी है, तब यानी जब संसद के दोनों सत्र सदन में सत्र में हैं तब तो संसद ही बनाएगी ना कानून, तो फिर राष्ट्रपति का कोई औचित्य ही नहीं बनता कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करें। क्लियर? यानी जब हमारे पास संसद को शक्ति हमने दे रखी है कानून बनाने की, तो फिर उस परिस्थिति में तो जब दोनों सदन सत्र में है तो उस परिस्थिति में तो संसद ही बनाएगी कानून, राष्ट्रपति क्यों बनाएंगे फिर कानून। क्लियर? आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है कि अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। बिल्कुल सही बात है, यानी जिन मुद्दों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, यानी एक तो है संघ सूची पर, ठीक है, और एक है समवर्ती सूची पर संसद कानून बना सकती है। और कुछ परिस्थितियां यानी 5 विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है कि उन 5 विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति हमने दे रखी है। यानी संसद चाहे ना तो तीनों सूचियों पर कानून बना सकती है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, और डिटेल से मैंने बहुत पहले ही इसकी चर्चा मैंने कर ली थी। जब मैंने केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा करी थी ना, तो केंद्र राज्य संबंधों का लेसन था हमारा इस एम लक्ष्मीकांत की बुक का, तो उस लेसन में ही हमने डिटेल से 5 परिस्थितियों की हमने चर्चा कर ली थी कि उन 5 परिस्थितियों में हमारे अगर संसद चाहे तो राज्य सूची पर भी कानून वो बना सकती है। क्लियर? तो केंद्र राज्य संबंधों का टॉपिक लेसन जिन्होंने भी नहीं देखा है तो जरूर से उसको देखिएगा। उसमें 5 विशेष परिस्थितियां मैंने आपको ऐसी बता रखी है कि उसमें उसमें संसद जो है राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कहता है कि अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर जारी करेंगे जिन पर संसद कानून बना सकती है, और अध्यादेश की किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण उससे छीन नहीं सकता। यानी जो भी ऑर्डिनेंस, जो भी अध्यादेश होगा ना, वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को, हमारे किसी भी मूल अधिकार को न तो वो कम कर सकता है और न ही वो छीन सकता है। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि मित्रों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है। आगे कहता है, देखो आगे कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है और वापस लेता है। क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से अध्यादेश पास नहीं करता, राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से ही अध्यादेश जारी नहीं करता और न ही अपनी मनमर्जी से उसको वापस लेता है। यानी जैसा उसको प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल, यानी जैसी उसको सेंट्रल कैबिनेट, यानी जैसी उसको सेंट्रल की, केंद्र की जो कैबिनेट है, जैसा उसको आदेश मिलेगा अध्यादेश जारी करने का, तो वो अध्यादेश जारी कर देगा। और जैसे ही उसको ये आदेश मिलेगा कि आप इस अध्यादेश को वापस ले लो, तो वो उस अध्यादेश को वापस ले लेगा। यानी राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश जारी किया जाता है और वापस भी राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है, लेकिन कहते हैं उसको कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी सेंट्रल कैबिनेट उसको अध्यादेश जारी करने के लिए कहती है और अध्यादेश वापस लेने के लिए भी सेंट्रल कैबिनेट ही कहती है। क्लियर है? तो साथियों आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको जो है समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है। कहता है कि संसद के सत्रावसान की अवधि में जारी अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो प्रोसीजर हम जान रहे हैं कि कोई भी अध्यादेश, कोई भी ऑर्डिनेंस जो पास किया जाता है ना, कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति जो घोषणा करते हैं वो कैसे घोषणा होती है और कैसे उसको हम पारित करते हैं। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों। अधिकतर स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है इसकी समयावधि में कि आखिर एक जो हमारा अध्यादेश होता है उसकी समयावधि, यानी कितने समय तक वो लागू रहता है अध्यादेश, उसकी यहाँ पे चर्चा भी करेंगे। तो देखो क्या कहता है, ये कहता है कि संसद का सत्रावसान है, ठीक है, उसकी अवधि में हमने राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश की घोषणा कर दी। क्लियर? अध्यादेश की घोषणा हमने कर दी है। राष्ट्रपति ने क्या कहा? राष्ट्रपति ने कह दिया कि हाँ ये अध्यादेश हम घोषित करते हैं, तो अध्यादेश की हमने घोषणा कर दी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी देखो क्या करेगा, अब जो भी अध्यादेश हमने घोषणा करी है ना, तो जैसे ही संसद की बैठक होगी, ठीक है, तो उस संसद की बैठक में हम दोनों सदनों के सामने उस अध्यादेश को रखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में हम उस अध्यादेश को रख देंगे। क्लियर? अब मान लीजिए दोनों सदनों ने क्या किया, उस अध्यादेश को पास कर दिया, तो वह कानून बन गया।
ठीक है, तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है और वो जब तक लागू रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, ध्यान रखना, वो अध्यादेश जब तक लागू रहेगा तब तक कि राष्ट्रपति उस अध्यादेश को वापस न ले लेते। यानी मान लीजिए अगर वो 1 साल तक, जब तक, यानी मान लीजिए अध्यादेश चल रहा था, 1 साल तक लग गया, 2 साल तक भी लग सकता है, अध्यादेश 2 साल तक भी लागू रह सकता है, 6 माह तक भी रह सकता है, 2 माह तक भी रह सकता है। यानी जब राष्ट्रपति उसको वापस ले लेंगे ना, जब राष्ट्रपति उसको वापस लेंगे तब तक अध्यादेश लागू रहता है। अब भले वो 1 साल में वापस ले, वो 2 साल में वापस ले, ठीक है। यानी अध्यादेश की घोषणा हुई, लोकसभा में अध्यादेश आया, राज्यसभा में आया, दोनों सदनों ने उस अध्यादेश को पारित कर दिया, तो वो अध्यादेश जो है पास हो गया और वो कानून बन गया, अध्यादेश लागू हो गया देश के अंदर। क्लियर। अब देखो, मान लीजिए कि अध्यादेश को वो पारित न करे, देखो उस परिस्थिति में क्या होगा उसकी भी चर्चा करते हैं। कि मान लीजिए कि यदि संसद इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करे तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यानी अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में अध्यादेश आया, ठीक है, बैठक हुई थी अध्यादेश में, दोनों सदनों ने उसको, यानी उसमें कोई कार्रवाई उन्होंने की ही नहीं, ना तो लोकसभा ने कोई कार्रवाई की उस अध्यादेश पर, ना ही राज्यसभा ने की, ठीक है। एक बैठक हुई, तो फिर दूसरी बैठक होगी ना, तो दूसरी बैठक के 6 हफ्ते के बाद, यानी दूसरी बैठक से यहाँ से मान लीजिए दूसरी बैठक यहाँ हुई, तो इस 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उस अध्यादेश को दोनों सदन पास कर देते हैं तब तो वो अध्यादेश पारित हो जाता है और कानून बन जाता है। और अगर उसको पारित तो नहीं करते हैं तो दूसरी बैठक से 6 हफ्ते के बाद वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यानी फिर वो अध्यादेश जो होगा उसको हम नहीं मानेंगे कि क्या कोई अध्यादेश भी राष्ट्रपति ने पास किया था, ठीक है। तो आशा करता हूँ मित्रों ये बात जो है आपको समझ में आई है, ठीक है। यदि संसद इसका अनुमोदन कर दे तो अध्यादेश 6 सप्ताह की अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि दूसरी बैठक मैंने बताया कि पहली बैठक हुई, पहली बैठक में कोई भी उसने कार्रवाई नहीं करी संसद ने, दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक के 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उसको पास कर देते हैं तब तो वो अध्यादेश पास होकर के कानून बन जाता है। और अगर उसका मान लीजिए वो निरानुमोदन कर दे, यानी उसको मान लीजिए 2/3 बहुमत से वो पारित न करे, तो फिर वो अध्यादेश जो है, जो 6 सप्ताह की, जो 6 हफ्ते की मैंने जब आपको अवधि बताई थी, तो उससे पहले ही वो समाप्त हो गया। यानी 6 सप्ताह में मान लीजिए कि दूसरी बैठक के आने वाले 7 दिन में ही उस अध्यादेश को उन्होंने मान लीजिए 2/3 बहुमत से निरानुमोदन कर दिया, यानी उसको पास नहीं किया। निरानुमोदन का होता है मतलब होता है पास नहीं करना, तो उसको मान लीजिए उसने उनको पास नहीं किया तो वो अध्यादेश जो है फिर समाप्त हो गया। क्लियर है। तो साथियों यहाँ तक की बात मित्रों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई। तो कहता है किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह की होती है और संसद की मंजूरी अगर न मिले तो उस स्थिति में 6 हफ्ते की भी होती है। अब ये अधिकतम अवधि जो है ना, वो अधिकतम अवधि अलग है मित्रों। जो मैंने आपको बताया था कि जैसे राष्ट्रपति ने घोषणा करी, यानी मान लीजिए 1 जनवरी को राष्ट्रपति ने घोषणा करी और मान लीजिए जब तक राष्ट्रपति उसको वापस नहीं लेंगे, मान लीजिए 1 जनवरी ने उसने घोषणा करी और 31 दिसंबर को उसने उसको वापस ले लिया, तो 1 साल तक वो अध्यादेश लागू रहा। तो वो समयावधि अलग है। और ये समयावधि कौन सी है? ये समयावधि है उसकी वैधता की, कि कब तक हम उसको जो है बिना संसद से पारित करवाए हुए भारत देश में लगाए रख सकते हैं। तो ये समयावधि वो है। और वो समयावधि दूसरी है जो जिसमें हम उस अध्यादेश को पारित करवा देते हैं और फिर जाकर के वो अध्यादेश हमारे देश में लागू होता है। क्लियर है। तो यहाँ तक की बात, यानी कि मित्रों ये बात जो मैंने आपको बताई है ना अभी, आशा करता हूँ कि ये बात जो है आपको समझ में आई है। क्लियर। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। कब? जब हमने संसद के द्वारा उसको पारित नहीं करवाया और संसद की मंजूरी अगर नहीं मिले तो फिर 6 हफ्ते की होती है। क्लियर है। आगे देखो क्या कहता है कि संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि ऐसा नहीं हो सकता कि संविधान में हमें संशोधन करना है तो जो सरकार है केंद्र की, वो कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति को कह दे और राष्ट्रपति जो है संविधान में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी कर दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। संविधान संशोधन अगर आपको करना है तो आर्टिकल 368 का आपको उपयोग करना पड़ेगा और उसमें जो प्रोसीजर हमने बता रखी है उस प्रोसीजर के माध्यम से ही आप संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हो। क्लियर। और संविधान के संशोधन का जो अलग से लेसन हमने डिस्कस भी कर रखा है मित्रों, अलग से मेरे चैनल पर संविधान के नाम से प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। उसमें जितने भी संविधान के चैप्टर थे ना, यानी एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है ना, इस एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के बुक के शुरुआत के जो लेसन्स थे वो संविधान से संबंधित है। यानी संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की मूल संरचना,
ठीक है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो सभी, तो अलग से उसका लेसन भी संविधान में जो संशोधन जो होता है आर्टिकल 368 के माध्यम से वो कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसीजर मैंने पहले अलग से डिस्कस कर रखी है। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएगी। क्लियर? तो ज़रूर से आप उसको देखना, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया है ना, एक एक करके, एक एक प्रावधान, एक एक डिटेल से, शायद इतना आपको कोई समझाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जोर दे करके भरपूर तरीके से जितना मैं समझा सकता हूँ उतना मैंने यहाँ पे समझाने का आपको भरपूर कोशिश करी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि अध्यादेश जो है ना वो संविधान संशोधन के लिए हम जारी नहीं कर सकते। केवल और केवल किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए ही अध्यादेश जो है, ऑर्डिनेंस जो है, राष्ट्रपति जारी कर सकता है। क्लियर है? तो साथियों, आशा करता हूँ कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है ना आर्टिकल 123 के माध्यम से, वो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई। अब देखो चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो है क्षमादान की शक्ति जो है, यानी आर्टिकल 72 के माध्यम से क्या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को माफ कर सकता है, तो उसकी अब हम चर्चा कर लेते हैं। और लास्ट ये राष्ट्रपति की शक्ति है, और फिर हमारे लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या है कि हमने राष्ट्रपति को ये शक्ति दे रखी है कि राष्ट्रपति जो है ना, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया हो और उस व्यक्ति को भारत का कोई भी न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय हो, अगर उस व्यक्ति को कोई भी सज़ा दे देता है, चाहे वो फांसी की सज़ा हो या वो उम्र कैद की हो, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह उस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है और उसको बाइज्जत बरी कर सकता है, ठीक है। चाहे उसने कोई सा भी क्राइम किया हुआ, चाहे उसने सेक्सुअल क्राइम किया हो, चाहे उसने किसी का बलात्कार किया हो, क्या रेप किया हुआ हो, क्या किसी का मर्डर किया हुआ हो, तो राष्ट्रपति को ये पावर हमने दे रखी है कि राष्ट्रपति चाहे ना तो उस व्यक्ति को वो माफ़ कर सकता है। और यही मामला उठा था जब निर्भया केस उठा था, 2012 से चल रहा था, ठीक है। तो निर्भया केस में क्या हुआ, 4 उसके दोषी थे, बार बार उसको जो फांसी की सज़ा मिल रही थी, लेकिन फिर उसके जो दोषी थे ना, जो अपराधी थे, उन्होंने राष्ट्रपति के सामने अनुच्छेद 72 के माध्यम से, यानी राष्ट्रपति के सामने उनको जो है, उसने जो क्या किया था, उन दोषियों ने याचिका दायर करी थी कि राष्ट्रपति जी हमारे को माफ़ कर दीजिए। आपको पता है ऐसे घिनौने अपराधों के लिए, ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कोई माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर राष्ट्रपति ने उनको माफ़ नहीं किया था, और अगर राष्ट्रपति जी उसको माफ़ कर देते तो फिर उसमें राष्ट्रपति की क्या वैल्यू रह जाती, ठीक है। राष्ट्रपति की क्या इमेज रहती देश के अंदर, समाज के अंदर, ठीक है। सरकार की क्या वैल्यू रह जाती। तो इस कारण से राष्ट्रपति ने माफ़ नहीं किया, और ऐसे व्यक्ति को माफ़ करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति को हमने शक्ति दे रही कि राष्ट्रपति चाहे ना तो किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकता है। देखो क्या कहता है, पहली इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने जो है, या राष्ट्रपति इस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया, तो यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट इस राष्ट्रपति को ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति जी आपने इस फलाने व्यक्ति को माफ़ क्यों किया। राष्ट्रपति ने उसको माफ़ कर दिया तो कर दिया, ठीक है, वो पत्थर की लकीर है, वो लॉ की लकीर है। राष्ट्रपति ने उसको माफ़ कर दिया तो राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया है, यानी पूरी देश को उसको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति को आपको माफ़ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। यानी उस पर सवालिया निशान कोई उठा नहीं सकता कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने क्यों माफ़ किया। क्लियर है? तो साथियों आशा करता हूँ कि ये सारी बातें जो है ना आपको समझ में आ रही है। क्लियर? तो पहली देखो क्या शक्ति है, उसको क्षमा की शक्ति है, यानी इसमें दोषी व्यक्ति को पूर्णतः माफ़ कर दिया जाता, चाहे उसे कोई सी भी सज़ा, यानी फांसी की सज़ा ही क्यों न मिली हुई हो। क्षमा में पहली इंपॉर्टेंट है क्षमा, यानी उसको माफ़ कर दिया, चाहे उसको फांसी की सज़ा मिली हुई हो या उम्र कैद की मिली हुई हो, यानी पूर्णतः हमने उसको माफ़ कर दिया है, उसको बाइज्जत हमने बरी कर दिया है, यानी हमने उसके सारे अपराधों को माफ़ कर दिया और हमने ये कह दिया कि हाँ आप आज से माफ़, ठीक है। दूसरी देखो क्या कहते हैं, लघुकरण। अब लघुकरण में क्या होगा, लघुकरण में जो दंड जो है ना, दंड, उस दंड के टाइप को, यानी दंड के प्रकार को हम बदल देंगे। यानी देखो इसमें क्या होता है, दंड का प्रकार को बदल दिया जाता है। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देते हैं, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रेप किया था किसी का, तो और उसको फांसी की सज़ा मिली हुई है। क्लियर? तो इस लघुकरण शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसकी सज़ा को जो है ना, उसकी सज़ा को उम्र कैद में यानी कारावास में वो बदल सकते हैं। यानी लघुकरण कर दिया, यानी लघु यानी छोटा कर दिया किसको, उसकी सज़ा को, यानी सज़ा का जो प्रकार था ना, सज़ा की जो टाइप थी,
सजा का जो स्वरूप था उसको बदल दिया, यानी पहले वो मृत्युदंड था, अब उसको कारावास में बदल दिया। कहाँ तो उसको फांसी मिल रही थी और कहाँ उसको कारावास मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने उसकी सजा को बदल दिया है। क्लियर। तीसरी सजा देखो क्या कहता है, सीधी कहता है परिहार। अब परिहार में क्या होगा, परिहार में भी सजा को छोटा करेंगे, लेकिन परिहार में सजा का स्वरूप जो होगा ना वो वही रहेगा, यानी इसमें सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है, जैसे 2 वर्ष के कारावास को बदल करके 1 वर्ष का करना। क्लियर है। यानी वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ फांसी की सजा को लघुकरण में हम उम्र कैद में बदल रहे थे, लेकिन यहाँ पे कारावास है, अभी भी कारावास है और बाद में भी कारावास ही है, लेकिन यहाँ 2 वर्ष का कारावास था और यहाँ 1 वर्ष का कारावास है। क्लियर। तो ये परिहार में हम करते हैं। और नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है विराम। अब विराम में क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थितियाँ यानी स्पेशल कंडीशंस में कुछ अपराधियों की सज़ा को हम कम कर देते हैं। कैसे, इसमें किसी विशेष परिस्थिति में अपराधी की सज़ा को हम कम कर देते हैं, जैसे कोई गर्भवती महिला है या कोई विकलांग व्यक्ति, यानी मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई दिव्यांग विकलांग व्यक्ति है और उसने कोई अपराध किया हुआ है और उसको सज़ा मिली हुई है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में उसकी सज़ा को जो है मित्रों क्या करते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि पहले ही उसको शारीरिक सज़ा मिली हुई है, क्योंकि कोई विकलांग है तो शरीर से वो अपंग है, तो पहले ही उसको सज़ा है, तो इस कारण से उसकी सज़ा को कुछ विशेष परिस्थिति बनी हुई है, तो इस कारण से उसकी सज़ा को हमने क्या कर दिया, माफ़ कर दिया है। क्लियर। और अंतिम सज़ा देखो क्या करते हैं, अंतिम में जो शक्ति का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति, उसमें देखो क्या कहता है, प्रविलंबन। और प्रविलंबन में क्या होता है, जो भी सज़ा हम किसी भी अपराधी को देंगे ना, उसकी सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगा दिया जाता है, अस्थायी रूप से हम लोग रोक लगा देते हैं। कैसे, देखो क्या कहता है, इसमें सज़ा पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है ताकि अपराधी क्षमा याचना कर सके। यानी अपराधी को कुछ समय के लिए, यानी अपराधी को हम कुछ टाइम दे देते हैं ताकि वो राष्ट्रपति से, हो सकता है कि राष्ट्रपति उसको क्षमा कर दे, इस कारण से उसकी सज़ा पर कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं ताकि अपराधी जो है क्षमा याचना कर सके। क्लियर है। तो साथियों, आज हमने चर्चा करी ये राष्ट्रपति के संपूर्ण टॉपिक की। आशा करता हूँ मित्रों कि आज का जो लेक्चर है ना बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आज का जो वीडियो का लाइक का जो टारगेट है ना, बहुत अच्छा टारगेट, यानी अच्छे लाइक्स आज की वीडियो को मिलने चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि इसी प्रकार से नोट्स के माध्यम से हम पूरे लेसन्स को, पूरी इंडियन पॉलिटी को, भारत की जो राजव्यवस्था की जो बुक है, ये जो अभी बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही है, अगर इस बुक को अगर आप पूरी इसी नोट्स फॉर्म में अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आपको करना है। 1K यानी 1000 प्लस आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही मित्रों चैनल को ज़रूर से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप उसको शेयर करना है। ठीक है, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ पर व्यूज आएंगे तो हम इसी फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में सारे लेसन्स को, पूरी भारतीय राजव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो साथियों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट आप ज़रूर करना। ठीक है, और आशा करता हूँ कि सारा लेक्चर जो है मित्रों आपको समझ में आया होगा डिटेल से। और अगर मित्रों आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको देख देख करके आप जो है आसानी से अपनी नोटबुक में इसको उतारते रहिए और इसको उतार करके कॉपी करके आप जो है इसी प्रकार से नोट्स बना सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बनाया है। जहाँ पे पाई चार्ट या जहाँ पे कोई भी डायग्राम डालना था वह मैंने ज़रूर डाला है, और जहाँ पे पैराग्राफ के माध्यम से समझाना था, जहाँ पे जो है ज़्यादा थ्योरी लिखनी थी, वहाँ पे जो है मैंने स्टेटमेंट, सेंटेंस भी वहाँ पे मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, और टॉपर्स जो होते हैं ना मित्रों वो भी यही इसी प्रकार से नोट्स बनाते हैं, जिस प्रकार से क्या होता है कि जल्दी जो है रिवीजन हो जाता है। वैसे तो क्या है कि मैंने यहाँ पे मेरे को आपको जो है लेक्चर समझाना था, इस कारण से यहाँ पे इतने पेजेज में नोट्स बने, वरना मैं इस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में बनाता। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें, जितनी भी शक्तियाँ और जितने भी पावर्स, जितने भी आर्टिकल्स जो हैं वो सारे मेरे को ऐसे कैसे याद हैं। ठीक है, केवल और केवल 5 मिनट मेरे को देखना पड़ता है, और 5 मिनट में सारी चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ दिमाग से कोई छूटती है ना तो सारी दिमाग में रिवीजन हो जाता है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने सारा लेसन डिस्कस किया। ठीक है, अंत में मित्रों अब चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के जो चैप्टर है ना, इस राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं उसको भी मैं आपके साथ जो है एक बार डिस्कस कर लेता हूं।
देखो साथियों, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं ना, उसकी अब चर्चा करते हैं। देखो, आर्टिकल 52 में मैंने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति का हमने आर्टिकल 52 में प्रावधान कर रखा है। क्लियर है? ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 52 में हमने भारत के राष्ट्रपति की बात करी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि जब हमने शक्तियों की चर्चा करी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा करते हैं। क्लियर? 55 में चुनाव का तरीका, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। क्लियर है? 57 में पुनः चुनाव के लिए अहर्ता, यानी वापस से अगर राष्ट्रपति का चुनाव में करवाना है, यानी कोई व्यक्ति वापस से राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो क्या उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए। 58 कहता है राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए योग्यताएं, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो क्या क्या उसके पास जो है योग्यताएं होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, उसकी हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 58 में। 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, यानी राष्ट्रपति शपथ में क्या बोलेगा, मैं भारत का संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। ठीक है, मैं राष्ट्र की संप्रभुता एकता अखंड रखूंगा। ये सभी बातें जो बोली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो आर्टिकल 60 में हमने इसका प्रावधान कर रखा है। 61 बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि महाभियोग से संबंधित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में हमने बता रखी है। आर्टिकल 62 देखो क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, यानी मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद उस समय राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो उस समय तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन अधिकतम 6 माह तक ही वो बना रह सकता कार्यवाहक राष्ट्रपति। 6 माह के अंदर अंदर, मृत्यु के 6 माह के अंदर अंदर हमें पुनः राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। और जहां अवधि 6 माह से कम है तो वहां पुनः चुनाव की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहां तो फिर मान लीजिए मृत्यु हुई, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल से समझिए कि 30 जुलाई को राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। ठीक है, और 30 जुलाई को मृत्यु हो गई और 30 नवंबर को, कितने को, 30 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होना था, लेकिन 30 जुलाई को इसकी मृत्यु हो गई। तो उस परिस्थिति में हमें पहले चुनाव करवाने की जरूरत नहीं है। अब तो चुनाव जब ही होगा जब राष्ट्रपति की, यानी वैसे तो राष्ट्रपति का चुनाव 30 नवंबर को उसका कार्यकाल होता, 30 नवंबर को उसका चुनाव होता, तो 30 नवंबर को ही उसका चुनाव होता, लेकिन अब इस परिस्थिति में 30 नवंबर को ही चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ पे समयावधि 6 माह से कम है। इस कारण से, यानी मान लीजिए 1 साल की, यानी 1 साल, यानी मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और 1 साल के बाद उसका कार्यकाल पूरा होता, तो उस परिस्थिति में मृत्यु के 6 माह के अंदर अंदर हम वापस से पुनः चुनाव करवा लेंगे और नया राष्ट्रपति जो है बन जाएगा। यानी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक बना रह सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। क्लियर है? आगे देखो क्या कहता है आर्टिकल 65, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करना, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। 71 में चुनाव से संबंधित मामले, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी मामले उठ करके आएंगे, सारे मामलों को सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसकी हमने चर्चा भी करी थी लेसन में। और आर्टिकल 72 में तो हमने अभी चर्चा करी, राष्ट्रपति के समाधान इत्यादि की शक्ति और कुछ मामले में दंड से छूट। क्लियर? 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श और सहयोग देना। और 75 में नियुक्ति किन किन की? मंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री की, उनके कार्यकाल, उनका वेतन, जो मैंने संघ की कार्यपालिका में आपको बताया भी था अभी शुरुआत में ही कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। और आर्टिकल 72 में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाल ही में इनका नियुक्ति भी हुई है इंडिया में। ठीक है, आर्टिकल 77 में भारत सरकार कार्यवाही का संचालन। 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। 85 में संसद के सत्र और सत्रावसान और उनको भंग करना। आर्टिकल 111 में संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, यानी संसद कोई बिल भेजती है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उसको सहमति देते हैं। ये प्रावधान आर्टिकल 111 में हमने कर रखा है। क्लियर? आर्टिकल 112 में देखो वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है,
यानी बजट का हमने प्रावधान आर्टिकल 112 में किया है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग हमने आर्टिकल 112 में नहीं किया हुआ है। वहाँ पे हमने जो शब्द का प्रयोग किया हुआ है वो ये शब्द मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी संविधान आप देखोगे कभी भी संविधान में आपको बजट शब्द देखने को नहीं मिलेगा। और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और आर्टिकल 143 के माध्यम से राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है। क्लियर है? तो ये मित्रों सारे जो इम्पोर्टेंट जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है ना वो मैंने आपके साथ डिस्कस में कर लिए हैं। तो इस प्रकार से टोटल सारे राष्ट्रपति में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना वो सभी क्वेश्चन इस पूरे लेसन में से बन जाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आने वाला है। और रही बात आर्टिकल्स की मित्रों, तो देखो सीधी सी बात बताऊं तो सारे आर्टिकल्स है ना वो मेरे को भी याद नहीं है। ठीक है, आर्टिकल्स मित्रों हमें ऐसा नहीं है कि हाँ इन सभी आर्टिकल्स को हमने देखा और सभी को देख देख करके एक एक आर्टिकल्स हम याद कर रहे हैं, रट रहे हैं। सभी आर्टिकल्स हमें याद नहीं करने होते हैं। हमें कोई कानून मंत्री, हमें कोई न्यायपालिका में नहीं जाना, ना ही हमें कोई वकील जज करना है, लेकिन हमें तो सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है और एग्जाम में वही आर्टिकल्स पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, ठीक है, आर्टिकल 52 है, यानी जो भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो मेरे को याद है, यानी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं ना वही हमें याद करने होते हैं। सारे आर्टिकल्स हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी महाभियोग हो गया, अब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। शपथ हो गया 60 में, 52 में राष्ट्रपति हो गया, 30, 53, 54 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, क्योंकि हाल ही में महान्यायवादी जो है उसकी नियुक्ति हुई है। आर्टिकल 72 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति इसके माध्यम से समाधान करता है। फिर आर्टिकल 112 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 12 में ये कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया हुआ है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति और सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेता है ना राष्ट्रपति, वो भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से सारा लेसन हमने डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर से आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है। और चैनल से मित्रों आपको अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मित्रों मैंने पहले भी कहा था आपको कि पूरी भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी जो है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।